जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आज की इस वीडियो में एक ऐसा मॉडल पेपर आप लोग देखेंगे जो मॉडल पेपर आपकी परीक्षा पर भारी पड़ेगा। मेरा मानना है साथियों कि इससे बाहर आपकी परीक्षा में कुछ नहीं आप देखेंगे, यानी कि जो कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं, अगर आप साथियों वो देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि पेपर आपका इससे बाहर आएगा, क्योंकि मैंने साथियों सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। पूरी आज की इस वीडियो में जान लगा दी है, चाहे हिंदी हो, चाहे सामान्य ज्ञान हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो। तो मेरा मानना है कि शुरू से लेकर साथियों अंत तक इन सभी सवालों को देखिए और अपने एग्जाम को साथियों क्रैक कीजिए। तो सबसे पहले हिंदी के 37 सवाल होंगे, उसके बाद सामान्य ज्ञान के 38 सवाल होंगे और उसके बाद साथियों रीजनिंग के अच्छे बढ़िया क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, और मैथ के भी बहुत चुनिंदा साथियों क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, अन्वीक्षा का संधि विच्छेद क्या होता है? तो अन्वीक्षा का संधि विच्छेद क्या होता है साथियों? अनुधन ईक्षा होता है, यानी कि जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ये एक सवाल आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो उसका शिमला जाना ही ये गलत है, उसने शिमला जाना है ये भी गलत है, उसने शिमाला जाना ही तो गलत है, उसे शिमला जाना है ये वाक्य बिल्कुल सही होगा। यानी कि जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है, यानी कि बताइए कि कपटी मित्र किसे कहा जाता है? काट के उल्लू को तो नहीं, अक्ल के दुश्मन को नहीं, आस्तीन के सांप को तो मैं कहूंगा बिल्कुल। कपटी मित्र किसे कहा जाता है? आस्तीन के सांप को ही कपटी मित्र कहा जाता है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि सिर उठाना, इस मुहावरे का मतलब साथियों क्या होगा, मुझे बताइए। तो सिर उठाने का मतलब क्या रंग उतर जाना होता है? नहीं। भेद प्रकट करना होता है? नहीं। बहुत पछताना होता है? नहीं साथियों, विद्रोह करना होता है। यानी कि सिर उठाने का मतलब क्या होता है? विद्रोह करना इसका मतलब होता है। यानी कि जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, मैं कहूंगा आपका आंसर साथियों बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि शुद्ध शब्द छांटिए, यानी कि आपको आपके एग्जाम में 4 शब्द दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो अभ्यस्त कोई शब्द नहीं होता है, ये भी सही नहीं है साथियों, अभ्यस्त शब्द होता है। क्या? यानी कि जो आपका शुद्ध शब्द है वो ऑप्शन नंबर सी वाला है। उसके बाद देखिए कि तुम कहां पढ़ते हो, इस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों यहां पर किस टाइप का विशेषण है, मुझे बताइए। तो यहां पर एक सवाल पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है साथियों प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा और आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से अव्यय शब्द साथियों मुझे बताइए कौन सा है। देखिए अगर बात करें साथियों अव्यय एक तरीके से कौन से शब्द होते हैं जो अविकारी शब्द होते हैं। क्या? जो अविकारी शब्द होते हैं। देखिए विकार का मतलब होता है परिवर्तन और अविकार का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन ना हो सके। तो मैं कहूंगा साथियों अगर बात करें जो आपका और शब्द है ना, और है, किंतु है, परंतु है, एवं है, तथा, ये सब आपके अव्यय शब्द ही कहलाए जाते हैं। तो कुल मिला के साथियों जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये विकारी शब्द है, प्राचीनतम हो जाएगा इसका, मोटा का मोटे हो जाएगा, मोटी हो जाएगा, गरीब का गरीबो हो जाएगा। तो इन सब में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन और शब्द में साथियों परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है वही तो आपके अव्यय शब्द होते हैं। उसके बाद देखिए किसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, मुझे बताइए। देखिए अगर बात करें साथियों, देखिए नदी का नदियां हो जाएगा, तो इसका तो बहुवचन में इस्तेमाल हो सकता है। प्रत्येक आपने देखा होगा प्रत्येक का बहुवचन नहीं होता है, तो इसका इस्तेमाल हमेशा एक वचन में किया जाता है। साधुओं का भी आप लोग देख रहे होंगे बहुवचन हो जाता है, घर भी हो, घरों को हो जाता है साथियों। तो कुल मिला के अगर बात करें जिनका आंसर यहां पर बी था, तो मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। प्रयोग के आधार पर साथियों कितने भेद होते हैं? शब्द की अगर बात करें, देखिए प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ये सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है। उसके बाद देखिए लालटेन शब्द इनमें से किस वर्ग में आता है? यानी कि लालटेन शब्द की अगर बात करें तो ये तो एक विदेशी शब्द है, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल देखिए आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, मुझे बताइए। तो आंशिक की अगर बात करते हैं साथियों इसमें प्रत्यय की अगर बात करें, प्रत्यय होता है शब्द का अंत वाला पार्ट। तो एक यहां पर क्या होगा? शब्द का अंत वाला पार्ट, यानी कि आंशिक का प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि ध्वंस का साथियों विलोम क्या होगा, मुझे बताइए। साथियों अगर मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा है कि आज की इस वीडियो में पेपर आपका साथियों यहीं से फंसेगा, कुछ सोच समझ कर कहा होगा, कुछ निर्णय लेकर कहा होगा। तो कुल मिला के साथियों जो हिंदी में आपको पढ़ा रहा हूं, यहां से ये समझ लीजिए बहुत सारा कंटेंट आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बस आप साथियों वीडियो को देखते जाइए, क्योंकि मैं आपको बहुत तेजी के साथ पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे भी पता
पता है, आपको भी पता है कि समय आपके पास बहुत कम है, चुनिंदा घंटे आपके पास बचे हुए हैं। तो घंटों से पहले, इन घंटों से पहले साथियों परीक्षा के लिए अगर इस मॉडल पेपर को आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा, मुस्कुराते हुए निकलोगे एग्जाम हॉल से, ठीक है ना। यानी कि जो अभी आने वाले समय में जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं, हिंदी के, जीके जीएस के, सामान्य ज्ञान की अगर बात करिए, यूपी जीके के, उसके अलावा रीजनिंग मैथ के, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में साथियों स्टोर होना चाहिए। उसके अलावा साथियों मैं आपको बता दूं, देखिए चुनिंदा दिन आपके पास है, चुनिंदा घंटे आपके पास है, तो मैं आपको 2 ऐसी पीडीएफ दे रहा हूं जिनको पढ़ के एग्जाम चुटकियों में समझ लीजिए निकाला जा सकता है। पहली पीडीएफ आपको साथियों दे रहा हूं 2018 से लेकर 2024 तक की, ठीक है ना, जितने भी पेपर हो चुके हैं उनका सॉल्यूशन यूपी पुलिस कांस्टेबल का। उसके अलावा साथियों 10 प्रैक्टिस पेपर आपको दे रहा हूं सरसरी तौर से साथियों, इनको देखकर चले जाइएगा। इसमें जो रीजनिंग के कॉन्सेप्ट है, मैथ के कॉन्सेप्ट है, उनको देखकर चले जाइएगा। मेरा मानना है कि 65 से 70% पेपर आपका यहीं से फंसेगा। तो सिर्फ आपको 45 रुपए में ये दोनों पीडीएफ साथियों प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर साथियों आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, वहां पर आप साथियों पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजकर ये पीडीएफ साथियों प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्वंस की अगर बात करें, देखिए ध्वंस का विलोम क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। जिनका आंसर यहां पर बी था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट था। दूध का पर्यायवाची क्या होता है साथियों, मुझे बताइए क्या। देखिए दूध की अगर बात करें, देखिए दूध को एक तरीके से नवनीत नहीं कहेंगे, खेर नहीं कहेंगे, पेय नहीं कहेंगे, इसको स्तन्य एक तरीके से कहा जाता है, दूध का पर्यायवाची। उसके बाद देखिए कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, मुझे बताइए कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। देखिए समरूपी मतलब देखने में समान लगे, उसका रूप समान हो, लेकिन उनके भिन्न भिन्न साथियों अर्थ हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर, अगर बात करें, देखिए अवधि और अवधि ये एक क्या हो जाएगा, एक समय से संबंधित है और एक भाषा है। तो कुल मिला के जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि जीने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो इसको साथियों, इसके लिए एक शब्द साथियों जिजीविषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिजीविषा हो जाएगा। जीने की इच्छा यानी कि जिजीविषा। इनमें से शुद्ध रूप मुझे बताइए साथियों कि प्रदर्शनी जब आप लिखते हो ना तो कैसे लिखते हो। तो साथियों प्रदर्शनी आप किस प्रकार से लिखते हो, प्रदर्शनी साथियों कुछ इस प्रकार से आप लिखते हो। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, यानी कि किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, आपसे एक साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, यानी कि आपको एक ऐसा वाक्य बताना है जिस वाक्य में विशेषण का इस्तेमाल हुआ है। देखिए राम और श्याम भाई हैं, इसमें कोई विशेषण नहीं है। राम ने मां से पानी और खाना मांगा, इसमें भी कोई विशेषण नहीं है। मां ने खाने में दाल और रोटी परोसी, इसमें भी कोई विशेषण नहीं है। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, क्या साथियों, और रोटी मांगी। अब यहां पर ये जो और शब्द है ना, ये साथियों क्या है, ये एक विशेषण है। ये वहां पर नहीं है राम और मोहन, ये वो वाला और नहीं है, ये है साथियों और रोटी, यानी कि और रोटी दो। तो कुल मिला के रोटी की विशेषता एक तरीके से कहीं ना कहीं ये बता रहा है। तो मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर डी वाला ऐसा एक ऑप्शन है जहां पर विशेषण का प्रयोग हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से अव्यय शब्द बताइए साथियों कौन है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि और, किंतु, परंतु, एवं, तथा, ये सब अव्यय होते हैं। अगला सवाल देखिए पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन कौन सा है, मुझे बताइए। तो पुस्तक रखी है एक वचन है, पुस्तकें रखी हैं तो बहुवचन हो जाता, तो एक वचन है तो आंसर आपका ए के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। औपचारिक शब्द में साथियों प्रत्यय क्या लगा हुआ है, मुझे बताइए। तो औपचारिक की अगर बात करते हैं, इसमें साथियों एक प्रत्यय लगा हुआ है। क्या प्रत्यय लगा हुआ है, एक प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि आंसर अगर आपका भी है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। पाश्चात्य का विलोम आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो आप साथियों क्या लगाएंगे, आप पौर वात्य लगाएंगे। क्या लगाएंगे साथियों,
पौर्वात्य लगाएंगे, ये आधा था, यहां पर बना होना चाहिए था, तो पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य हो जाएगा और पौर्वात्य का विलोम पूछे तो पाश्चात्य आपको बता देना है। समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है मुझे बताइए। देखिए पाठशाला को विद्यालय भी कहते हैं, यानी कि ये तो समानार्थी शब्द की जोड़ी है। चारपाई को खटिया भी कहते हैं, ये भी समान अर्थ हैं, दोनों के समान अर्थ हैं। और सुमन को पुष्प यानी कि फूल कहते हैं, सुमन को पुष्प भी कहते हैं, पुष्प को सुमन भी कहते हैं, ये भी साथियों समान अर्थी जोड़ी है। लेकिन निशा निशाचर ये समान अर्थी जोड़ी नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, एक तो मंदिर लिखा हुआ है और एक साथियों मंदुरा लिखा हुआ, इन दोनों के मतलब आपसे पूछे जा रहे हैं। तो मंदिर का मतलब क्या होता है साथियों, एक तरीके से पूजा घर हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना, गुफा नहीं कह सकते, घर भी नहीं, एक तरीके से देवालय भी एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन मंदुरा का मतलब क्या पुजारी होता है, मैं कहूंगा नहीं साथियों, मंदुरा का मतलब होता है अश्वशाला। यानी कि अब ये ऑप्शन नहीं होगा, आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। यानी कि मंदिर को कह सकते हैं देवालय और मंदुरा को कह सकते हैं अश्वशाला। राइट आंसर जिनका डी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। जंगल में लगने वाली आग को साथियों क्या कहा जाता है मुझे बताइए, क्या जंगल में लगने वाली आग को, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि दावानल कहा जाता है। यानी कि क्या कहा जाता है साथियों, जो जंगल में लगने वाली आग है उसको क्या कहा जाता है, दावानल कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला सवाल देखिए कि सदानंद का संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे। देखिए आनंद सब में आ रहा है बिल्कुल, लेकिन जो शुरू में आएगा वो सत आएगा साथियों, यानी कि सत धन आनंद क्या हो जाएगा, सदानंद का संधि विच्छेद हो जाएगा और यही क्या होगा, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए पंख में पैदा हो जो, यानी कि उसको क्या कहा जाता है साथियों, जो पंख में पैदा हो, जो कमल साथियों कह सकते हैं। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, यानी कि एक वाक्य यहां पर आपको शुद्ध लगेगा, वो शुद्ध वाक्य की आपको पहचान करना है। अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, यह वाक्य सही होगा। या अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया, यह सही होगा। या अधिकारियों ने कागजात की जांच की, या अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। देखिए कागजात का अन्वेषण नहीं होता है, परीक्षण नहीं होता है, निरीक्षण नहीं होता है साथियों, जांच होती है। तो मैं कह सकता हूं कि इन चारों में से जो आपका सही वाक्य है, जो शुद्ध वाक्य है, वो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा और जिनका आंसर यहां पर सी था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए काफूर होना, देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की विशेषता की अगर बात करें, नए नए मुहावरे, नए नए लोकोक्तियां आपसे पूछी जा रही हैं। तो काफूर होने का मतलब क्या होता है, मैं कहूंगा साथियों भाग जाना हो जाएगा। यानी कि काफूर होने का मतलब क्या होता है साथियों, भाग जाना होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए लोहे के चने चबाना, इसका मतलब साथियों क्या होता है, लोहे के चनों का शौकीन होना, मैं कहूंगा नहीं। चनों के लिए मारे मारे फिरना नहीं, बहुत खतरा उठाना, ये बहुत कठिनाई का सामना करना। मैं कह सकता हूं साथियों कि लोहे के चने चबाने का मतलब होता है बहुत कठिनाई का सामना करना। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल देखिए कि इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी, यानी कि इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है, तो अवधी बोली बोली जाती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए कि उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप किसका चयन करेंगे, ठीक है ना, किसका चयन करेंगे मुझे बताइए। चलिए तो आप साथियों करेंगे उत धन डयन हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत धन डयन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए चूर्ण किस प्रकार का शब्द है मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं, देखिए आपका एक शब्द होता है चूर्ण, चूर्ण आपका जो होगा ना वो आपका एक तत्सम शब्द हो जाएगा, लेकिन चूर्ण शब्द जो होगा वो आपका एक तद्भव शब्द हो जाएगा। इस प्रकार जिनका आंसर है यहाँ पर डी के साथ, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चौकड़ी भूल जाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है मुझे बताइए, कि राह न सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना, या ढाढ़स बनाना बधाना। मैं कहूंगा साथियों राह ना सूझना, यानी कि चौकड़ी भूल जाना, यानी कि राह ना सूझना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए वैमनस्य का साथियों विलोम क्या होता है, तो वैमनस्य का विलोम क्या होता है ये भी आपको याद रखना है, सौमनस्य होता है। क्या होता है साथियों वैमनस्य का विलोम, सौमनस्य होता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। जस्ट दुल्हा तस बनी बराता, इस कहावत का मतलब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, मुझे बताइए। देखिए जस दुल्हा तस बनी बराता, इसका मतलब क्या अपनी योग्यता से अधिक बातें करना होता है, नहीं। जैसे खुद वैसे साथी, इसका मतलब ये होता है, मतलब तो जैसे दुल्हा यानी कि जैसे खुद
10 बनी बराता वैसे। साथ ही तो मैं कह सकता हूं कि राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर बी था तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट था। जो धरती फोड़कर जन्मता है, क्या जो धरती फोड़कर साथियों जन्मता है उसको क्या कहा जाता है? उसके लिए एक शब्द की अगर बात करें तो आप लोग ध्यान रखेंगे उसको उद्भिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? उसको आप लोग ध्यान रखेंगे उसको उद्भिज कहा जाता है। तो उद्भिज यहां पर साथियों लिखा होना चाहिए था। तो कुल मिला के आप लोग ध्यान रखेंगे जो मैं आपको साथियों समझा रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए, सबसे सटीकता अगर आपको करना है तो आपको साथियों टारगेट सिलेक्शन को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साथियों जो कंटेंट यहां पर आपको दिया जा रहा है, अभी तो साथियों शुरुआत है, अभी तो रीजनिंग के 37 सवाल हुए हैं, अभी 38 सवाल सामान्य ज्ञान के देखेंगे, यूपी जीके के देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग के और मैथ के जो दमदार कॉन्सेप्ट लेकर आए हूं साथियों, उनको देखकर आपको बहुत मजा आएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों, ये जीएस के पोर्शन में मैं आपके 38 सवाल लेकर आए हूं और इसमें से आपको अपना स्कोर लगभग 15 के आसपास का साथियों करना है। अब सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन शुरू होंगे क्वेश्चन नंबर 38 से, ठीक है ना। और साथियों अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं और वो चाहते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाए, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। समझ लीजिए सिलेक्शन आपका हो गया, क्योंकि जब साथियों चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो साथियों क्लासेस आपको मिल पाएंगी, और जब क्लासेस आपको मिल पाएंगी तो आप क्लासेस को देखेंगे, और अगर आप क्लासेस को देखेंगे तो जो क्लासेस में देखेंगे वही तो साथियों परीक्षा में दिखेगा। कोई दुनिया भर कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना परीक्षा में आता है, परीक्षा में वही आता है साथियों जो रोज आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, जो रोज आपको पढ़ाया जाता है। अगर आप कंटिन्यू वाले स्टूडेंट हो तो मेरा मानना है कि एग्जाम में कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए, राम की गाय चरती है, इस वाक्य में कारक आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए यहां पर अगर बात करें राम की गाय, तो यहां पर एक संबंध है राम और गाय के बीच, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा साथियों संबंध कारक हो जाएगा। यानी कि जिस वाक्य में का आ जाए, जिस वाक्य में की आ जाए, जिस वाक्य में के आ जाए, तो वहां पर कारक अगर पूछा जाए तो संबंध कारक आपको साथियों लगा देना है, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी वाक्य में ने आ जाए तो वहां पर कर्ता कारक होता है, कर्ता ने कर्म को, अगर किसी वाक्य में को आ जाए तो वहां पर साथियों कर्म कारक लगा देना। अधिकरण की अगर बात करें तो में आ जाए या पर आ जाए और पूछे कारक कौन सा है, तो अधिकरण कारक आपको लगा देना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर क्या होगा। देखिए विटामिन डी की कमी की वजह से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन डी मैक्सिमम जो होता है वो सूर्य से ही आता है। यानी कि अगर जो सुबह की धूप होती है, वैसे बहुत कम चीजों में विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है, जो सुबह, इसलिए सुबह की धूप साथियों जरूर लेना चाहिए। तो विटामिन डी की जो कमी हो जाती है, रिकेट्स नाम का रोग हो सकता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ए के साथ। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या दिया गया है, तो साथियों इसका नाम परम दिया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए जो आपको पढ़ा जा रहा है, जो भी आपको समझाया जा रहा है, जो आपको दिखाया जा रहा है, उसको ये समझ लीजिए, विश्वास के साथ पढ़ लीजिए, क्योंकि यहां से बहुत तेरे क्वेश्चन आपको साथियों देखने को मिलेंगे। तो अगर बात करें, आप लोग ध्यान रखेंगे ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना कब हुई, तो 2003 में हुई। उसके बाद देखिए ब्रिक्स बहुत पूछा जाता है कि ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहां पर है, तो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय साथियों कहां पर है, शंघाई में है। विश्व स्वास्थ्य दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती, तो अगर बात करें देखिए टोडा जो है ना, टोडा जनजाति पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ियों में, कोटा भी पाई जाती है, कुरुम्बा भी पाई जाती है, लेकिन मोग नहीं पाई जाती है। आपको कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, ये क्वेश्चन डिक्टो ऐसे ही आएगा, ये 3 जनजातियां आएंगी और एक मोग जनजाति आएगी, ऐसे आपको साथियों लगा देना है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना, ये डिक्टो साथियों क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार किसे प्राप्त है, तो साथियों किसे प्राप्त है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को प्राप्त है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का साथियों मुख्यालय कहां पर है, अगर यह सवाल आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है साथियों द हेग में, और द हेग कहां पर है साथियों, नीदरलैंड में है। उसके बाद देखिए कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इनको तो साथियों फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए साथियों किया गया था, इसलिए आंसर आपका जिस ऑप्शन के साथ जाएगा वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी
चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक के द्वारा करवाया गया था? तो साथियों किसने किया था? क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो सकता है राजेंद्र प्रथम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों साथियों? क्योंकि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण जो किया था वो राजेंद्र प्रथम ने ही किया था। हुमायूं की दुर्घटना के कारण आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो कहां साथियों बैठाया गया था? कालानौर में बैठाया गया था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बंगाल विभाजन के नेतृत्व में साथियों जो आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव है, मुझे बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार आपके एग्जाम में साथियों छपेगा। मैं कह सकता हूं अनुच्छेद 66 आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि अनुच्छेद 66 में किसका जिक्र किया गया है? जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनके चुनाव से संबंधित साथियों जिक्र जो किया गया वो अनुच्छेद 66 में ही किया गया है। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी? तो साथियों किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने जो की थी वो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो लंबाई अगर साथियों 3 होगी तो चौड़ाई साथियों 2 होगी, यानी कि 3:2 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है, यानी कि रेडियो तरंग के संरक्षण से संबंधित कौन सा साथियों मंडल वायुमंडल का आपसे संबंधित है? कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो रेडियो तरंग के संचरण कहां पर होता है साथियों? तो आयन मंडल में होता है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, मुझे बताइए। तो साथियों डिक्टो आपसे सवाल पूछा जाएगा, ताप्ती नदी आपको साथियों बता के अगले नंबर के सवाल पर आपको बढ़ जाना है। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी है? आप सभी को पता है कि मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखी है, लेकिन कौन सी भाषा में लिखी है? तो यह साथियों संस्कृत भाषा में लिखी है, यह भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मुझे बताइए। देखिए बाबर नामा की रचना बाबर ने की, बिल्कुल सही। शाहजहां नामा की रचना मोहम्मद ताहिर ने की, बिल्कुल सही। हुमायूं नामा की रचना साथियों गुलबदन बेगम ने की थी। किसने? गुलबदन बेगम ने की थी साथियों, इसलिए मैं कह सकता हूं ये सही सुमेलित नहीं है, वह नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर। उसके अलावा तुजुके जहांगीरी की रचना जहांगीर ने की थी। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किसकी हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी, मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों ये किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए इन्होंने कोशिश की थी साथियों, किंग्सफोर्ड के प्रयास किया था साथियों, अटेम्प्ट टू मर्डर एक तरीके से खुदीराम बोस ने, इसलिए इनको फांसी की सजा दी गई थी और 17 वर्ष की उम्र में साथियों इनको फांसी की सजा दी गई थी। अगला सवाल है कि लोकसभा चुनावों के लिए यानी कि सबसे कम उम्र में फांसी के तख्ते पर पहुंचने वाले एक तरीके से ये शहीद हैं, ठीक है ना। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो मैं कहूंगा 25 वर्ष होती है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार तो एडवर्ड टेलर ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है, मुझे बताइए। तो अगर आपका जवाब यहां पर बॉक्साइट है तो मैं कहूंगा आपका जवाब साथियों बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो जाती है, बताइए। साथियों देखिए आपके पद जो है ना वो 60,244 हैं और आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है, आपको सिर्फ साथियों एक सीट से अपनी मतलब है, यानी कि इसमें से साथियों एक सीट आप लेना चाहते हैं क्योंकि आपका पूरा परिवार आपका पूरा परिवार साथियों वो सुनना चाह रहा है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा नंबर आ गया, मेरा रोल नंबर आ गया फाइनल लिस्ट में। आपका परिवार सुनना चाहता है, आपके घर में जो भाई हैं, जो बहनें हैं, जो माता पिता हैं साथियों, जो आपके घर के बड़े हैं वो इस बात सुनना चाह रहे हैं। तो अगर साथियों मेरा मानना है कि अगर एक रोजगार आपको मिल जाता है, एक जॉब आपको मिल जाती है सरकारी, तो आपकी पूरी लाइफ टेंशन फ्री हो जाती है। मैं कह सकता हूं जिंदगी में परेशानियां समस्याएं तो बहुत आती हैं, लेकिन ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि परेशानियां कोई भी आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी पैसों की दिक्कत ना पड़े, कभी बेरोजगारी की दिक्कत ना पड़े, क्योंकि परेशानियां तो सह ली जाती हैं। जब पैसा होता है तो और परेशानियों को हल किया जा सकता है, लेकिन जब पैसे की कमी होती है या रोजगार की कमी होती है या कोई अच्छी जॉब नहीं होती गवर्नमेंट, तो फिर
सब परेशानियां एक तरीके से समझ ली, सब परेशानियों का मल्टीप्लाई होकर परेशानियां आती हैं, ठीक है ना। लेकिन एक अगर जॉब है तो वो सब परेशानियों को धीरे धीरे खत्म कर देती है। तो इस बार मेहनत कीजिए साथियों, और 2024 में इतनी आप तैयारी कर लीजिए, इतनी तैयारी कर लीजिए कि आपका सिलेक्शन साथियों बहुत आराम से हो जाए। तो पूरी मेहनत के साथ मुझे पता है कि आप साथियों तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप लोग साथियों मेहनत करते जाइए। जो भी आपको एग्जाम तक वीडियोस दी जाएं, जो भी आपको क्लासेस दी जाएं, तुरंत साथियों उनको वॉच कीजिए और अपने मनोमस्तिष्क में उस पूरे कंटेंट को साथियों भर लीजिए। मैं कहूंगा घोल कर उनको पी जाइए, क्योंकि परीक्षा में साथियों वहीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बात करें साथियों, प्रोटीन की कमी के कारण इनमें से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो अगर आपका जवाब है साथियों क्वाशियोरकोर, तो मैं कहूंगा क्वाशियोरकोर आपका आंसर साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, 1 मेगावाट कितने बराबर होता है, यानी कि कितने के बराबर होता है। अगर बात करें साथियों, क्या 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। तो बिल्कुल साथियों 1 MB 1024 KB के बराबर ही होती है। उसके बाद देखिए, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो वो कौन सा साथियों जगह थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रयाग में किया था, यानी कि आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला सवाल है कि पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच हुआ था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया और कहां पर गाया गया। तो अगर बात करें कब कहां पर गाया गया, तो कलकत्ता में। कब गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 में। यानी कि कुल मिला के आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था। तो साथियों राजस्थान के नागौर जिले में पेश किया गया था, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल देखिए कि भारतीय संविधान का जो भाग 2 है ना, भाग 2, ये किससे संबंधित है, मुझे बताइए। तो भाग 2 के अंतर्गत साथियों अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का जिक्र है और इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। यानी कि भाग 2 किससे संबंधित है, तो मैं कहूंगा नागरिकता से ही संबंधित है। उसके बाद देखिए, यूरोप में सर्वोच्च या उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्बस है। तो ये माउंट एल्बस कहां पर स्थित है, मैं कहूंगा माउंट एल्बस रूस में स्थित है। कहां पर स्थित है, रूस में स्थित है। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, मुझे बताइए। तो जब हम चेन्नई बंदरगाह की बात करते हैं साथियों, तो ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। इसलिए राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है साथियों। तो न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत किस मंत्रालय के अधीन है। तो साथियों ये तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल है कि विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों सोडियम बेंजोएट की, तो बिल्कुल खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, अब साथियों यहां पर आपके जो सवाल शुरू हैं वो रीजनिंग के सवाल शुरू हैं। साथियों मैं आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो आपको आपके शिफ्ट में डायरेक्ट साथियों देखने को मिलेंगे। तो अगर आप साथियों रीजनिंग में कमजोर हैं या रीजनिंग अच्छी है, जैसे भी आप साथियों रीजनिंग में है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पढ़े हुए सवाल ही आना चाहिए पेपर में, तो इस पूरी क्लास को यानी कि रीजनिंग के सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। आपका ये चीज साथियों पूरी हो जाएगी कि हाँ आपके पढ़े हुए सारे सवाल आएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट साथियों यहीं से बनेंगे, इससे बाहर नहीं बनेंगे। देखिए धातु, प्लेटिनम, ऑक्सीजन। अब इसमें आपको बताने कौन सा आरेख बिल्कुल सही है। देखिए प्लेटिनम एक तरीके से कहीं ना कहीं धातु है, तो मैं कहूंगा ये धातु है और धातु के अंतर्गत ही साथियों प्लेटिनम है, लेकिन ऑक्सीजन एक अलग चीज है। तो ऐसा आरेख आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका साथियों क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अब यहां पर अगर बात करें, कहा गया है कथन पढ़िए और निष्कर्ष पढ़िए और मुझे बताइए कथन के अकॉर्डिंग कौन कौन से निष्कर्ष सही हैं। दो निष्कर्ष यहां पर दिए गए हैं। कह रहे हैं कि सभी बंदर लंगूर हैं, तो मैं कह सकता हूं साथियों क्या सभी बंदर, क्या साथियों मैं कह सकता हूं कि ये सभी बंदर एक तरीके से क्या हो जाएंगे,
लंगूर हो जाएंगे। सभी बंदर जो होगा ना क्या साथियों क्या हो जाएंगे, लंगूर हो जाएंगे। कहने के सभी गोरिल्ला लंगूर हैं। मैं कह सकता हूं साथियों क्या सभी गोरिल्ला क्या है, सभी गोरिल्ला लंगूर हैं। तो ये तो आपका बन गया। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ बंदर गोरिल्ला है। क्या कहा गया है साथियों, आपसे कहा गया है कि कुछ बंदर गोरिल्ला है। बंदर ये है, गोरिल्ला ये है, दूर दूर तक इनका कोई नाता नहीं है। तो मैं कहूंगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये ऐसे होता साथियों, ऐसे करके लाइन होती तो मैं कहता हो सकता था, लेकिन अभी नहीं होगा। कुछ लंगूर गोरिल्ला है, बिल्कुल कुछ लंगूर, यानी कि इतने लंगूर जो है ना वो गोरिल्ला है। ये भी तो साथियों लंगूर ही है एक तरीके से, क्योंकि लंगूर के अंतर्गत आया है गोरिल्ला। तो मैं कहूंगा ये आपका सही हो जाएगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है कि निष्कर्ष 2 सही है, ऐसा लगभग ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि खिलाड़ियों से बात करते हुए एक कोच कहता है, कोच क्या कहता है, कोच कहता है कि उच्च श्रेणी की प्रतिभा विपुलता में है। क्या साथियों यहां पर कहा जा रहा है, यहां पर एक चीज साथियों मिस है। मतलब जैसे कि जहां पर खिलाड़ी लोग हैं वहां पर कहा यह जा रहा है कि उच्च श्रेणी की प्रतिभा विपुलता में है, यानी कि गायब सी हो रही है। जो उच्च श्रेणी की प्रतिभा है ना, टैलेंट है, वो एक तरीके से गायब हो रहा है, ठीक है ना, खिलाड़ियों में। ये कौन कह रहे हैं, ये कोच कह रहे हैं। तो अब साथियों निष्कर्ष को देखिए कि और कौन सा निष्कर्ष यहां पर सही होगा। देखिए, कोच खिलाड़ियों की क्षमता को परखने में सक्षम है। बिल्कुल, कोच ने खिलाड़ियों की क्षमता पहचान ली है, इसीलिए तो वो कह रहा है कि प्रतिभा जो है वो गायब सी हो रही है। तो ये सही है, कोच अपनी टीम की प्रतिभा को स्वीकार कर रहा है। बिल्कुल साथियों स्वीकार कर रहा है कि हमारी टीम की प्रतिभा थोड़ी सी डाउन में जा रही है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि निष्कर्ष आपके जो होंगे, मैं कह सकता हूं कि दोनों निष्कर्ष आपके तर्कसंगत हैं, दोनों निष्कर्ष आपके बिल्कुल सही हैं। अब उसके बाद देखिए रीजनिंग का बादशाह बना के साथियों मैं छोड़ूंगा आज के इस वीडियो में आपको। तो आपको साथियों देखते रहना है और धीरे धीरे आप ये समझ लीजिए बहुत अच्छा आपका साथियों एक तरीके से रीजनिंग में आप हो जाएंगे। देखिए, स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश पढ़ लें। कह रहे हैं कि स्विमिंग पूल का प्रयोग करने वाले लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है साथियों, धारणाएं यहां पर अगर हैं, ये देखिए कथन आपके सामने कि स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश पढ़ ले, यानी कि स्विमिंग पूल का प्रयोग करने वाले लोग पढ़े लिखे। बिल्कुल साथियों पढ़े लिखे हैं, तभी तो एक तरीके से वहां पर निर्देश लिखे गए हैं, तभी तो वो निर्देशों को पढ़ रहे हैं। तो ये तो सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर साथियों बात करते हैं स्विमिंग पूल का प्रयोग करने वाले लोग अंधे नहीं। बिल्कुल साथियों अंधे नहीं है, तभी तो वो लोग पढ़ पा रहे हैं। तो मैं कहूंगा यहां पर तो दोनों ही साथियों एक तरीके से अंतर्निहित हैं। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है कि 1 और 2 अंतर्निहित है, जिनका आंसर यहां पर ऐसा था जैसे मैंने आपको बताया, यानी कि बी के साथ तो नहीं कह सकते। यानी कि जो लोग भी ये सोच रहे थे कि दोनों धारणाएं अंतर्निहित है, उनका आंसर बिल्कुल सही था। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताइए। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक बता देता हूं। देखिए, मान लीजिए आप यहां पर हैं, आपका ये क्या होगा, हमेशा उत्तर होगा। आप कहीं पर भी बैठे हो, आपका हमेशा साथियों ये क्या होगा, ये आपका हमेशा दक्षिण होगा, ये आपका हमेशा साथियों पूर्व होगा, और ये आपका हमेशा साथियों पश्चिम होगा। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तर पूर्व में जाइए, मान लीजिए आप यहां पर है, उत्तर पूर्व में आपको जाना, तो आप इस दिशा में जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं दक्षिण पूर्व में जाइए, तो आप साथियों इस दिशा में जाएंगे। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए सवाल को देखिए, कह रहे हैं कि सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं। यानी कि मान लीजिए साथियों ये कैरम है और सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं। कह रहे हैं कि सुनील उत्तर पूर्व की ओर देखता है। यानी कि उत्तर पूर्व किधर है साथियों, उत्तर आपका ये है, क्या उत्तर आपका ये है और पूरब आपका साथियों ये है। यानी कि सुनील जो देख रहा है वो इस तरफ देख रहा है। सुनील मान लीजिए यहां पर बैठा है, ठीक है ना, सुनील यहां पर बैठा है और उसका मुंह इस तरफ ही तो होगा, यानी कि उसका मुंह उत्तर पूर्व की तरफ होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि उसका प्रतिद्वंदी जो कि मनोहर है, मनोहर किस दिशा में देख रहा हो। अरे भाई, जब सुनील यहां पर बैठा है तो जाहिर सी बात है मनोहर यहां पर ही बैठा होगा, और मनोहर किधर देख रहा होगा, इधर को देख रहा होगा। यानी कि ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा होती है दक्षिण, और ये दिशा होती है साथियों पश्चिम। यानी कि मनोहर जो है ना वो दक्षिण पश्चिम की तरफ देख रहा है। तो दक्षिण पश्चिम, यानी कि मनोहर किस दिशा में देखेगा, तो वो दक्षिण पश्चिम में देखेगा। आंसर यहां पर जिनका भी है ऑप्शन नंबर बी के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को तैयार करने में मैंने बहुत दम लगाया है, बहुत जान लगाई है, बहुत मेहनत की है साथियों इन प्रश्नों को तैयार करने में, जो आपको आपके एग्जाम में साथियों देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर अवश्य साथियों क्लिक कर लीजिएगा। चलिए
जो आपको साथियों घंटे जैसा निशान दिख रहा है, ठीक है, लाल कलर का सब्सक्राइब है, उसको क्लिक कर लीजिए और साथियों घंटे का निशान दिख रहा है, उस पर क्लिक करके ALL ऑल लिख कर आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो साथियों नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारी हर एक वीडियो का। अब देखिए यहां पर साथियों एक सवाल है कि कहा जा रहा है कि युक्ता विमला की बेटी है, तो मैं कह सकता हूं क्या कि विमला मां हो जाएंगी, ठीक है ना। विमला की बेटी कौन हो जाएंगी साथियों, युक्ता हो जाएंगी, युक्ता हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि महक विमला के भाई की बेटी, यानी कि विमला का कोई भाई होगा, मान लीजिए ये भाई है, यानी कि विमला के भाई की बेटी कौन है साथियों, महक है, बिल्कुल महक है। चलिए अच्छा ये आपस में कौन है, ये साथियों भाई बहन है आपस में, ये आपस में भाई बहन है, तो कह रहे हैं कि महक और उक्ता आपस में कौन है, यानी कि महक और उक्ता आपस में कौन है। देखिए भाई की बेटी बहन की बेटी एक तरीके से क्या होगी, ठीक है ना, ममेरी बहन चचेरी बहन एक तरीके से हो जाएगी, ठीक है ना। चचेरी तो एक तरीके से मतलब नहीं, ममेरी बहन एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि कुल मिला के आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए यानी कि अगर कहें इसकी बात करें तो महक क्या हो जाएगी, ये इसके ममेरी बहन हो जाएगी, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें चचेरी तो नहीं आएगा, ठीक है, फुफेरी एक तरीके से ये बहन हो जाएगी अगर इधर से हम देखेंगे। खैर अगला सवाल देखिए साथियों आपके स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि प्लस का अर्थ है साथियों गुणा, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है। और मैं यहां पर साथियों लिख देता हूं थोड़ा साफ साफ कि प्लस का मतलब क्या है, गुणा है। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब साथियों भाग है। और गुणा का मतलब क्या है साथियों, गुणा का मतलब प्लस है, जहां पर गुणा दिखे प्लस लिख देना। और साथियों भाग का मतलब क्या हो जाएगा, भाग का मतलब साथियों माइनस है। तो अब एक संख्या आपके सामने है 216, ये भाग होना चाहिए, ठीक है ना। तो 216 भाग हम नहीं लिखेंगे, 216 और 3 है तो 3 लिख लीजिए, ठीक है। 48 6 21 है, 48 6 21 है। अब यहां पर आप देखिए सबसे पहले भाग है ना, तो भाग की जगह पर आपको माइनस रखना है तो माइनस रख दिया। ये साथियों प्लस है, प्लस की जगह पर साथियों आपको क्या रखना है, प्लस की जगह पर गुणा रखना है तो गुणा रख दिया। माइनस है, माइनस की जगह पर भाग रखना है तो साथियों माइनस रख दिया, नहीं सॉरी भाग रख दिया। गुणा की जगह पर प्लस है तो प्लस रख दिया, प्लस रख दिया। अब सबसे पहले आपको पता है कि भाग सॉल्व होता है, यानी कि 48 की 6 से जब भाग करोगे तो 6 छंग 36, 6 7 42, 6 8 48 आएगा, तो इसकी जगह पर 8 आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद साथियों प्लस आपका 21 हो जाएगा, गुणा आपका 3 हो जाएगा, माइनस आपका 216 हो जाएगा। अब सबसे पहले गुणा वाला पोर्शन सॉल्व होगा, यानी कि 8 तिया कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, प्लस 21 हो जाएगा, माइनस आपका साथियों 216 हो जाएगा, ठीक है। अब 216 में से अगर 24 घटाएं, क्या 216 में से साथियों अगर बात करें 24 घटाते हैं तो कितना बचता है, 2, और ये साथियों कितना आ जाएगा 19। अब 192 में 21 प्लस कर दीजिए, 192 में 21 प्लस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये आपका 213 हो जाएगा। और 213 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों अभी रीजनिंग के ही सवाल आपके यहां पर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब अगर बात करते हैं साथियों इस सवाल की कि एक्स रैंक, यानी कि एक्स की रैंक, एक्स कोई व्यक्ति है, बालक है, बच्चा है, बच्ची है, तो इसकी रैंक कह रहे हैं कि अगर ऊपर से काउंट की जाती है तो 15वीं है। बिल्कुल, अगर ऊपर से काउंट करते हैं साथियों तो एक्स की रैंक कितनी है, एक्स की रैंक साथियों 15वीं है, ठीक है, 15वीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहा जा रहा है कि कक्षा में अगर 40 छात्र हैं तो कक्षा में अगर नीचे से इसकी रैंक काउंट की जाएगी तो साथियों कितनी होगी, ये बात आपसे यहां पर साथियों पूछी जा रही है। तो कुछ नहीं साथियों, अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए कि आपको सवाल में कुल छात्र दे रखे हो, टोटल छात्र दे रखे हो, और कहा जाए कि एक तरफ से इसका जो क्रम बनता है वो इतना बनता है, मान लीजिए 15वां बनता है, तो इसका दूसरे तरफ से अगर हम काउंट करेंगे तो कितना बनेगा। तो कुछ नहीं, दोनों संख्याओं को आपस में घटा लीजिए, यानी कि 40 माइनस 15 कर लीजिए, ठीक है ना, और साथियों एक इसमें जोड़ दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 40 में से साथियों जाएगा 25 हो जाएगा, 15 एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यानी कि अगर नीचे से x को काउंट करेंगे तो 26वें नंबर पर आएगा, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, इसको मैं क्या थोड़ा सा जूम कर दूं, बिल्कुल जूम कर दूं, 1 सेकेंड। चलिए अब मैं उम्मीद करूंगा साथियों कि सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। आपसे कहा जा रहा है कि जल छवि आपको बताना है, ठीक है ना, यानी कि ये एक ऐसी, जैसे कि मान लीजिए जल छवि कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये ए है, अगर इसकी जल छवि आप निकालें ना, जल प्रतिबिंब, तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। इसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं आपको बताना है, दर्पण प्रतिबिंब अगर आप बताएंगे तो दर्पण में तो सेम टू सेम ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। बी की अगर बात करें दर्पण प्रतिबिंब में कैसे दिखेगा साथियों, ये दर्पण प्रतिबिंब में ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं अब इस सवाल की कि इस सवाल का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए
अब अगर बात करें साथियों यहाँ पर सबसे पहले अगर साथियों बात करते हैं कि इसका नोक किधर है, नीचे की तरफ है, तो जब इसका जल छवि देखोगे ना तो इसकी जो नोक होगी वो ऊपर की तरफ हो जाएगी। जैसे कि यहां पर एक ऊपर की तरफ बनी, यहां पर एक ऊपर की तरफ, अच्छा सभी में ही ऊपर की तरफ बनी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर बात करते इसकी नोक ऊपर की तरफ बनी है, जब आप नीचे की तरफ देखोगे, ठीक है, जल छवि देखोगे तो इसकी जो होगी ना वो साथियों नीचे की तरफ बनी होगी, ठीक है ना। लेकिन इसमें ऊपर की तरफ बनी है, गलत हो जाएगा। इसमें भी ऊपर की तरफ बनी है, एक तो इसमें नीचे की तरफ बनी है और एक इसमें नीचे की तरफ बनी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, कहो क्लियर हो गई। उसके बाद अगर बात करें ये पॉइंट इधर है, यानी कि लकीर के उल्टी तरफ है, ठीक है ना, उल्टी तरफ है। तो जब आप साथियों जल छवि में देखोगे तो ये जो है ना ये किधर हो जाएगी साथियों, ये आपकी यहां पर आ जाएगी और ये चीज जो है वो यहां पर आ जाएगी। तो ऐसा यहां पर तो नहीं है, यहां पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका बिल्कुल सही बैठ जाएगा और यही आपका क्या होगा, यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आपको क्या देखना है, अब आपको डायरेक्ट साथियों क्या लगा देना है, आपको साथियों डायरेक्ट ये देखना है कि सी वाला कहां पर लिखा हुआ है। ये तो सी वाला ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा हुआ है। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर जो मैंने आपको बताया है वो आपको ध्यान रखना है। चलिए चलिए साथियों अब इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका यहां पर सही जवाब क्या हो सकता है। जैसे कि कुर्सी का संबंध फर्नीचर से है, उसी प्रकार शर्ट का संबंध किससे होगा, मुझे बताइए। कुर्सी एक तरीके से फर्नीचर के अंतर्गत आती है, उसी प्रकार शर्ट ये गारमेंट्स के अंतर्गत आती है, इसलिए आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला सवाल देखिए कि एक विशेष भाषा में यानी कि एक कोड में MAT को क्या लिखा जाता है, TAM लिखा जाता है। RENT को क्या लिखा जाता है, TNER लिखा जाता है। तो FEST को साथियों क्या लिखा जाएगा। अब थोड़ा सा अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो आप ये देखेंगे जो लेटर यहां पर है वही लेटर यहां पर है, जो लेटर यहां पर है वही लेटर यहां पर है, यानी कि इन लेटर से ही ये बनाया गया है। तो कुछ नहीं करना है भाई, ये MAT लिखा हुआ है, ये TAM लिख दिया गया है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए ABC लिखा मैंने यहां पर, तो इससे क्या बन जाएगा, CBA बन जाएगा। ये लॉजिक लगा है, इसमें भी यही लॉजिक लगा है। TNER यहां पर कैसे लिखेंगे साथियों, देखिए TSEF, तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है अगर बात करें साथियों, ऐसा तो आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि एक भिन्न ज्ञात करें, यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ए में आकृति बनी है, F फिर H फिर O फिर K। इसमें आपको बताना है कि सबसे अलग आपको कहां पर दिख रहा है, मुझे बताइए। देखिए इसमें एक सीधी रेखाएं हैं, बिल्कुल सीधी रेखा है, इसमें भी सीधी रेखा है, इसमें भी सीधी रेखा है, लेकिन इसमें सीधी रेखा नहीं है। तो मैं कहूंगा ये C वाला जो होगा ये सबसे भिन्न हो जाएगा। और C ऑप्शन लिखा कहां पर है साथियों, ये ऑप्शन नंबर B में लिखा हुआ है, तो आंसर आपका B के साथ जाएगा। इस बात पर आपको खासा ध्यान देना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करके पता C देखा तो C लगा दिया, अब ये नहीं देखा कि ऑप्शन नंबर C में A लिखा हुआ है। खैर उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि नीचे दी गई पदों की श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। जैसे कि सबसे पहले 3E आया है, फिर 9G आया है, फिर 27I आया है। तो आपको बताने कि उसके बाद यहां पर साथियों क्या आ सकता है, मुझे बताइए। देखिए ये 3 से 9 हुआ है, मेरा मानना है कि 3 की गुणा की गई होगी। ये 9 से 27 है, यानी कि 3 की गुणा की गई होगी। यानी कि 27 में भी जब 3 की गुणा करते हैं साथियों तो कितना आता है, 7 या 21 हो जाएगा आपका, 3 दूना 6 यानी कि 8 आ जाए, यानी कि 81 यहां पर आ जाएगा। और 81 कहां लिखा हुआ है, एक तो यहां पर और एक आपका यहां पर। अब ये E से G से I से यहां पर क्या आएगा बताइए। देखिए ये 5 पर होता है E, ये 7 पर होता है, ये 9 पर होता है, यानी कि एक एक नंबर छोड़कर, जैसे 5 है, 6 छोड़ा 7 आ गया, 8 छोड़ा 9 हो गया, ऐसी 10 छोड़ेंगे 11 आ जाएगा और 11 पर होता है साथियों के, यानी कि 81 के कहां पर लिखा हुआ है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। तो अगर बात करें, लिखा हुआ है कि सुरभि और मथुरा कैरम खेल रहे हैं, बैठने की स्थिति में बैठकर खेल रहे हैं यदि सुरभि उत्तर पूर्व की दिशा के सम्मुख है। यानी कि अगर बात करें, मान लीजिए कैरम है और सुरभि जो है उत्तर पूर्व दिशा के सम्मुख है, यानी कि उत्तर पूर्व भाई साहब किधर होगी, उत्तर ये हो जाएगी और पूर्व आपके साथियों ये हो जाएगी, यानी कि इस दिशा के सामने है। यानी कि सुरभि अगर बात करते हैं साथियों तो सुरभि आपकी यहां पर होगी। ठीक है, चलिए
तो कह रहे हैं तो उसका प्रतियोगी यानी कि मथुरा किस दिशा के सम्मुख है। तो मथुरा की अगर बात करें साथियों, ये इस दिशा के सम्मुख होगा और इधर आपका होता है पश्चिम और इधर आपका होता है दक्षिण। यानी कि पश्चिम दक्षिण कहां पर लिखा हुआ है, दक्षिण पश्चिम कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यही आपका क्या है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और साथियों मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। देखिए विजय अरुण की बहन है, यानी कि जो विजया है ना, विजया क्या कहा गया है कि जो विजया है ये किसकी बहन है, ये साथियों अरुण की बहन है, ये कहा गया है। यानी कि ये आपका भाई है और ये आपकी बहन है। कहा गया है कि डेविड राकेश का भाई है, ठीक है, डेविड राकेश का भाई है। कह रहे कि राकेश विजया का बेटा है, यानी कि विजया का बेटा कौन हो जाएगा, राकेश हो जाएगा। विजया का बेटा कौन हो जाएगा, राकेश हो जाएगा। और यहां पर कहा गया था कि डेविड जो है ना ये राकेश का भाई है, यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों कि डेविड जो हो जाएगा, क्या डेविड जो हो जाएगा साथियों, ठीक है, ये राकेश का भाई हो जाएगा। यानी कि विजया के दो बेटे हैं, एक तो डेविड है और एक राकेश है, और विजया का एक भाई है अरुण है, जहां तक अभी हमें जानकारी है। उसके बाद कहा गया है कि डेविड का विजय से क्या संबंध है। अब यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेविड का बताना है क्या रिश्ता होगा विजया से, या विजया का बताना है डेविड से क्या रिश्ता होगा। तो आपके सामने ये लाइन लिखी होगी, डेविड का विजया से क्या संबंध है। जहां पर से लिखा होगा ना, उससे पहले जो बंदा होगा आपको देखना है कि ये बंदा क्या कहेगा इसको, यानी कि ये विजया क्या कहेगा डेविड को। तो क्या कहेगा साथियों, अपना बेटा कहेगा, अपना पुत्र कहेगा। तो पुत्र ऑप्शन में कहां पर है, यानी कि बेटा ऑप्शन में कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर साथियों बात करते हैं हम लोग, क्या यहां पर अगर बात करिए माइनस लिखा होगा, ठीक है, प्लस का अर्थ है गुणा। तो मैं यहां पर भी साथियों एक तरीके से लिख देता हूं, प्लस का अर्थ है गुणा, तो प्लस का अर्थ साथियों क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। उसके अलावा साथियों माइनस का अर्थ क्या है साथियों, माइनस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ भाग है। गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ साथियों प्लस है, बिल्कुल सही। और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ साथियों माइनस है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये नंबर लिख लीजिए साथियों, क्या 208 4 3, क्या 208 4 और 3। उसके बाद साथियों 23 और 57, क्या 23 और 57 लिख लीजिए। अब सबसे पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस का मतलब क्या है, भाग है, तो यहां पर भाग आ जाएगा। उसके बाद साथियों क्या लिखा हुआ है, प्लस भाग गुणा, ठीक है ना, प्लस का मतलब क्या है, गुणा है, तो यहां पर गुणा आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, भाग लिखा हुआ है, ये भाग, तो भाग का मतलब क्या है, माइनस है, तो यहां पर माइनस आ जाएगा। और गुणा लिखा हुआ है, गुणा का मतलब प्लस है, तो यहां पर प्लस आ जाएगा। अब अगर बात करें 208 की, सबसे पहले भाग कर दीजिए 4 से, यानी कि 208/4 हो जाएगा। 4 5 20, 4 दूना 8 हो जाए, यानी कि इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। 52 गुणा 3 आ जाएगा, माइनस 23 प्लस आपका 57 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 52 की गुणा जरा 3 से होगी सबसे पहले, तो 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, 3 पंजे आपका 15 हो जाएगा, यानी कि 156 माइनस 23 प्लस साथियों कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। यानी कि अब अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं, अब किसकी साथियों यहां पर बात करते हैं, थोड़ी जगह मुझे चाहिए है। अब अगर साथियों अगर हम लोग बात करें, देखिए अब आपको अगर बात करें 156 में से किसको घटा लीजिए, 23 को घटा लीजिए। तो अगर यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर साथियों 13 आ जाएगा। अब साथियों 13 में क्या 133 में 57 को जोड़ दीजिए। 157 में अगर जोड़ेंगे ना साथियों तो यहां पर 0 आ जाएगा, यहां पर एक तरीके से 9 और यहां पर, यानी कि 190 कुल मिला के आ जाएगा। और जिनका आंसर 190 है, मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर क्या होगा। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों महिलाएं हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूं बड़ा बड़ा, महिलाएं हैं। आपको एक ऐसा बताना है साथियों कि जो महिलाओं और माताओं को, क्या महिलाओं और माताओं को और बहनों को, क्या बहनों का एक तरीके से सही आरेख पता। देखिए अब महिलाओं के अंतर्गत ये माताएं भी महिलाएं होती हैं, बहनें भी महिलाएं होगी, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, महिलाएं हो जाएगा। अब ये माताएं हो जाएंगी और ये साथियों बहनें हो जाएंगी। कैसे, कुछ माताएं किसी की बहनें भी हो सकती हैं और कुछ बहनें किसी की माताएं भी हो सकती हैं। तो ऐसा कहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं साथियों, ऑप्शन नंबर डी में आपको ऐसा दिख रहा है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, बहुत अच्छे तरीके से साथियों क्वेश्चन की अगर बात करिए, क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे डिक्टो साथियों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक कक्षा में 60% बच्चे गणित पसंद करते हैं और 45% विज्ञान पसंद करते हैं। कहने के 25
25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है, तो ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। अब देखिए इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो सर्किल बना लेंगे साथियों, ठीक है ना, दो सर्किल ऐसे बना लेंगे। और अगर बात करेंगे साथियों, ये गणित वाले हो जाएंगे, ठीक है ना, ये गणित वाले हो जाएंगे। और कौन सा सब्जेक्ट है, ये साथियों विज्ञान वाले हो जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई, कहिए बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए अब अगर बात करें, देखिए यहां पर कहा गया है, क्या कहा गया है कि 25% को गणित भी पसंद है और विज्ञान भी पसंद है, यानी कि 25% साथियों यहां पर आ जाएंगे। उसके अब ऊपर क्या कहा गया था कि 60% बच्चों को गणित पसंद है। अब 25% तो यहां पर आ गया है, यानी कि 60 में से 25 घटाओगे वो यहां पर लिखोगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 35 आ जाएगा। यानी कि 35% बच्चों को सिर्फ गणित पसंद है, ठीक है ना। अब यहां पर अगर बात करें विज्ञान की, तो 45 की अगर 25 तो ऑलरेडी हो गया है, विज्ञान में टोटल है 45% बच्चों को पसंद है, लेकिन 25 तो हमने ऑलरेडी यहां पर लिख दिया है, तो साथियों ठीक है ना, 25 यहां से घटा लेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि 20% विद्यार्थियों को केवल विज्ञान पसंद है। तो यहां पर आपसे पूछा यह गया था कि ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय साथियों क्या है, एक विषय पसंद है। तो मैं कहूंगा 20% को एक विषय पसंद है और 35% को एक विषय पसंद है, यानी कि 35 + 20 कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 55% हो जाएगा। इसलिए सवाल का जवाब जो होगा वो 55% के साथ ही जाएगा। तो कुल मिला के अगर ये सवाल आता है तो मेरा मानना है कि इसको करने में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए साथियों और मुझे बताइए कि यहां पर आप कैसे क्या करोगे, क्या आपका सवाल का जवाब हो सकता है, मुझे बताइए। देखिए कथन आपके सामने है कि एक नौकरी के विज्ञापन में दर्शाया गया है, यानी कि एक नौकरी का विज्ञापन है, वहां पर बताया जा रहा है कि उम्मीदवार के पास उत्कृष्ट संप्रेषण कौशल और 2 व्हीलर होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि कौशल भी होना चाहिए और उसके बाद 2 व्हीलर भी होना चाहिए, बाइक भी होनी चाहिए, ये कहा गया है, ठीक है ना, ये होना कंपलसरी है। अब धारणाएं देखिए साथियों, धारणाओं में क्या कहा गया है कि इस नौकरी में बहुत अधिक यात्रा करनी पड़ेगी। देखिए बाइक क्यों मांगी जा रही है, इसका मतलब ये है कि यात्रा उसको करवाई जाएगी, बहुत फील्ड वर्क होगा, बहुत बहुत लंबा लंबा, बिल्कुल, तो ये तो सही आपका हो जाएगा। इस नौकरी के लिए अंग्रेजी और स्थानीय भाषाएं अनिवार्य हैं, ऐसा यहां पर कहीं नहीं कहा गया है कि इस नौकरी के लिए अंग्रेजी आना चाहिए, स्थानीय भाषाएं आना चाहिए। मैं कहूंगा एक वाली आपकी धारणा बिल्कुल सही हो जाएगी। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, केवल धारणा एक अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, सिटिंग अरेंजमेंट का। अब इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए LMNOP ये 5 मित्र हैं जो एक गोलाकार आकृति में बैठे हैं। मान लेते हैं साथियों ये आपकी क्या हो जाएगी, ये गोलाकार आकृति हो जाएगी, 5 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 लोग हो गए, कहिए बिल्कुल 5 लोग हो गए। अब यहां पर अगर बात करें कौन वो 5 लोग हैं साथियों, LMNOP है, कहने के N अचानक P के बाएं बैठता है, यानी कि देखिए बायां का मतलब होता है उल्टा हाथ और दायां का मतलब होता है सीधा हाथ, यानी कि P के उल्टे हाथ पे कौन बैठा है, N बैठा है, तो मान लीजिए P यहां पर बैठा है, P का उल्टा हाथ यही तो होगा साथियों, यानी कि यहां पर N बैठा है, P के उल्टे हाथ पे N बैठा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसका मुंह इस तरफ है, तो जब इसका मुंह इस तरफ होगा तो इसका उल्टा हाथ ये होगा, लेकिन अगर इसका मुंह बाहर की तरफ होगा तो इसका उल्टा हाथ इस तरफ होगा, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। खैर उसके बाद देखिए साथियों, अब यहां पर अगर बात करें कहा गया है कि L जो है ना, L ये O और P के बीच में बैठा है। देखिए P ये है, अगर मान लीजिए O हम यहां पर बैठा दें, क्योंकि यहां पर कहा गया है कि P और O के बीच में L बैठा है, तो जब P यहां पर होगी तो O यहां पर तो हो नहीं सकता, O यहां पर बैठा दिया, L यहां पर बैठा दिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि M और L के बीच में कौन है। अब देखिए 4 लोग बैठ गए हैं, एक लोग बचा कौन सा है, देखिए जरा, L भी हो गया, M नहीं हुआ तो M जाहिर सी बात है यहां पर आ जाएगा। कहा जा रहा है कि M और L के बीच में कौन बैठा है, तो M आपका ये है, L आपका ये है, इसके बीच में O बैठा है, तो मैं कहूंगा ऑप्शन जहां पर O होगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यदि 17 जनवरी 2004 को शनिवार था
तो 10 अप्रैल 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? मंगलवार, बृहस्पतिवार, सोमवार या बुधवार? देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, यानी कि अगर साथियों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। देखिए अगर साथियों आपसे ये पूछा जाता, सबसे पहले यहां पर एक जो चीज आपको दी गई है वो ये दी गई है कि 17 जनवरी 2004 को, क्या 17 जनवरी 2004 को अगर क्या दिन था साथियों? शनिवार था, ठीक है। तो अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता तो 17 जनवरी 2005 को, क्या साथियों 17 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होता? अगर आपसे ये पूछा जाता तो कैसे आप निकालते ये समझिए। ये अंत वाला 4 से कट रहा है, तो अगर ये साथियों 4 से कट जाएगा तो आप इसमें 2 ऐड करेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं कटेगा तो इसमें 1 ऐड करेंगे, यानी कि अगर 17 जनवरी 2004 को शनिवार था तो 17 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? शनिवार, रविवार, सोमवार, तो साथियों सोमवार हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर ये सवाल पूछा जाता तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए 2013 की बात की गई तो ऐसी धीरे धीरे 2005, 6, 7, 8 फिर ऐसी 13 तक भी हम लोग पहुंच जाएंगे। 17 जनवरी, क्या 17 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए ये 4 से नहीं कट रहा है ना, तो इसमें सिर्फ 1 प्लस होगा, तो ये साथियों मंगलवार हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद उसी प्रकार 17 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? अब ये कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, तो साथियों बुधवार यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार 2008 की अगर बात करें साथियों क्या आ जाएगा? यहां पर साथियों अगर बात करें गुरुवार आ जाएगा, गुरुवार। फिर साथियों 2009 की बात करें, ये 4 से कट रहा है, तो साथियों गुरुवार, उसके बाद शुक्रवार, फिर यहां पर क्या आ जाएगा साथियों? शनिवार आ जाएगा। तो अगर इतनी साथियों जानकारी आपको मालूम पड़ गई ना, ठीक है। अब अगर बात करें साथियों क्या, अब थोड़ी सी हमको क्या चाहिए? जगह चाहिए। ऐसा करते हैं यहां पर लिख लेते हैं। अब 2010 की अगर बात करें कि 17 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? इसमें 1 ही जुड़ेगा, तो शनिवार के बाद क्या आ जाएगा साथियों? रविवार आ जाएगा। फिर 2011 आ जाएगा, 2012 आ जाएगा और साथियों फाइनली 2013 आ जाएगा। यानी कि इसमें क्या बढ़ेगा? सोमवार बढ़ेगा। फिर साथियों ये मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार में साथियों 2 जुड़ेगा तो बुधवार, और फिर आपका ये साथियों क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। यानी कि अब हमें साथियों कितना आ गया है हमारे सामने? अब जो चीज आ गई है वो चीज क्या आ गई है? वो चीज साथियों एक बार आप देख लीजिए। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतनी देर लग रही है कि अगर 17 जनवरी 2004 को शनिवार है तो 17 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? 2013 को साथियों कौन सा दिन होगा? मैं कह सकता हूं गुरुवार होगा, ठीक है ना। कौन सा दिन होगा साथियों? गुरुवार होगा। अब यहां पर आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा जा रहा है कि 10 अप्रैल 2007 को, अब मान लीजिए 17 जनवरी 2013 को अगर गुरुवार है तो 10 अप्रैल 2013 को दिन निकालना बहुत आसान है। कैसे आप साथियों दिन निकालेंगे? अब देख लीजिए साथियों 17 जनवरी से 10 अप्रैल तक बीच में कितने दिन है? अगर बात करें 17 की, अगर बात करें साथियों यहां पर 17 जनवरी से 31 जनवरी तक कितने दिन निकलेंगे? 14 दिन निकलेंगे, तो 14 दिन ये हो गए। फरवरी साथियों 28 की हो जाएगी, तो कुल मिला के 28 दिन आपके ये हो गए। और मार्च के साथियों 31 दिन हो गए, और इधर कितने दिन हो गए? इधर साथियों ये आपके 10 दिन हो गए। तो इन सबको एक काम करिए जोड़ लीजिए, क्या? तो कुल मिला के अगर बात करें इनको अगर जोड़े तो 28 बोले तो 38 और 4 42, 42 और 10 कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। 52 और साथियों 1 कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये आपका जो आ जाएगा वो 83 आ जाएगा। यानी कि अब पता क्या करना है? तो अब इसको साथियों 7 से भाग दे दो, क्या? इसको 7 से भाग दे दो, और देखो विषम दिन कितने बच रहे हैं। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। और फिर से साथियों 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो ज्यादा हो जाएगा 7 एकम 7। तो विषम दिनों की संख्या कितनी आई? 6 आई। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं साथियों? मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि इसमें यानी कि 17 जनवरी 2013 को अगर गुरुवार है तो 10 अप्रैल 2013 को कौन सा दिन होगा? इसमें 6 प्लस करना है, 6 प्लस करना है। तो गुरुवार में 6 प्लस कर दीजिए साथियों, क्या हो जाएगा? शुक्रवार, ठीक है ना, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कि बुधवार आ जाएगा। तो बुधवार साथियों क्या इस दिन कौन सा दिन होगा? मैं कहूंगा बुधवार होगा, और बुधवार ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा एक्स्ट्रा भले लगा, लेकिन मेरा मानना है कि समझ में आपके बहुत अच्छे तरीके से ये आ गया होगा। चलिए उसके बाद देखिए अब अगला सवाल है। अब यहां पर अगर बात करें साथियों आपके सामने प्रश्न आकृति है, और आपको यह दिखाया जा रहा है, आपसे यह पूछा जा रहा है कुल मिला के कि अगर यहां पर दर्पण रखा हो तो दर्पण में ये आकृति कैसी दिखेगी। इतनी सी बात साथियों आपको बताना है। अब देखिए सिंपल सा पॉइंट है, कोई बहुत ज्यादा मेहनत साथियों इसमें नहीं करना है। अब देखिए ये लाइनें किधर है? ये सीधे हाथ की तरफ है लाइनें, यानी कि जो पेन की नोक है सीधे हाथ की तरफ है। तो जाहिर सी बात है जब ये दर्पण में दिखेंगी तो ये किधर की तरफ हो जाएंगी? ये ऐसे हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ऐसे यहां पर
बनी है, नहीं, ऐसे यहां पर बनी है, यहां पर बनी, यहां पर बनी, यहां पर, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ए ऑप्शन नहीं हो सकता। अब दूसरा देखिए साथियों, अब अगर बात करें साथियों, देखिए ये एरो इधर है, अब जब दर्पण में दिखेगा तो ये इस तरफ हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ये इस तरफ है तो ये नहीं हो सकता आंसर, इसको कट कर दिया। अब अगर बात करें साथियों उसके बाद क्या मैटर हो सकता है, देखिए अब ये आपको नोक इधर देखने को मिल रही होगी उल्टे हाथ की तरफ। अब जब ये दर्पण में दिखेगी तो ये सीधे हाथ की तरफ दिखना चाहिए, लेकिन इसमें उल्टे हाथ की तरफ है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, अब आपके सामने यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, तो बहुत शानदार तरीके से इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे और अपनी मैथ को साथियों बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है ना। तो मैथ की अगर बात करें साथियों, एक सवाल है कि एक स्कूल में 200 छात्र, यानी कि एक स्कूल है उसमें 200 छात्र है, जिसमें 7/10 छात्र लड़के हैं, यानी कि तो कहने के छात्र स्कूल में छात्राओं की संख्या कितनी है, यानी कि बालिकाओं की संख्या कितनी है। मान लेते हैं साथियों 200 कुल मिला के छात्र हैं, जिसमें से छात्र जो लड़के हैं ना वो 7/10 हैं। तो ये अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें लड़कों की संख्या मालूम पड़ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, 20 की 7 से गुणा करेंगे 140 आ जाएगा, यानी कि जो बॉयज है ना, बॉयज ये कितने हैं साथियों, ये 140 हैं। तो 200 कुल मिला के छात्र हैं, जब 140 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी साथियों, जाहिर सी बात है 60 हो जाएंगी। पूछा गया था छात्राओं की संख्या कितनी है, तो 60 छात्राओं की संख्या, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या मतलब 14,161 का वर्गमूल है, यानी कि क्या 14,161 क्या 129 का स्क्वायर है, 121 का स्क्वायर है, 119 का स्क्वायर है, या 131 का स्क्वायर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर सिंपल सा हम 131 का स्क्वायर की बात करें तो कितना आ जाएगा साथियों, यहाँ पर तुरंत निकाल लेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और फिर से साथियों 1 3 1, ठीक है ना, 1 आ गया साथियों, 6 आ गया, यहाँ पर 11 आ गया, यहाँ पर साथियों आपका 7 आ गया 1, तो ये तो साथियों नहीं है, ठीक है ना, ये 14,000 ये 17,000 है, तो ये ऑप्शन आपका आंसर साथियों जो होगा वो नहीं हो सकता। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर बात करें इसकी बात करें क्या 119 का साथियों ये स्क्वायर है, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। 9 × 81 आपका हो जाएगा, 9 एकम 9 तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 9 एकम 9 और 1 आपका 10 हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें साथियों 9 1 1 आ गया, उसके बाद साथियों 9 1 1 आ गया, इसको जोड़ लीजिए 1 आ जाएगा, और ये आपका साथियों एक तरीके से 16 हो गया, ये आपका 10 और 11 हो गया। और यहाँ पर अगर बात करें साथियों, ठीक है ना, बिल्कुल एक तरीके से अगर बात करें 14, बिल्कुल साथियों 14,000 आ गया, यानी कि अब मैं कह सकता हूँ 119 का ये स्क्वायर है, यानी कि 14,121 का वर्गमूल जो है वो 119 है, जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब 100वें नंबर का साथियों यहाँ पर सवाल है, और आपको जो निकालना है वो लासा निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखिए 20 40 25 30 का एलसीएम साथियों आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ 20 का 40 का 25 का और साथियों 30 का एलसीएम क्या होगा, कैसे निकालेंगे आप लोगों को मैं बता देता हूं। देखिए 2 से काटिए, ठीक है, सवाल लंबा होगा लेकिन आंसर सही आएगा। यहाँ पर 10 आ जाएगा, 2 दूना 4 0 आ गया, 25 नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको साथियों ऐसे ही रख दीजिए। उसके बाद साथियों फिर से अगर 2 से कटे 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 धम 10 हो जाएगा, 25 नहीं कटेगा उसको ऐसा ही रख दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं 2 से अगर कट करे 5 ऐसे ही आ जाएगा, 2 पंजे 10 आ जाएगा, 25 नहीं कटेगा ऐसे ही आ जाएगा, 15 ऐसे लिख दिया जाएगा। उसके बाद साथियों 3 से अगर कट करें तो 3 की अगर बात करें 5 ऐसे ही आ जाएगा, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 25 भी ऐसे ही आ जाएगा, 3 पंजे 15 हो गए, तो 5 यहां पर आ गया। उसके बाद अगर बात करें 5 से, देखिए साथियों 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और साथियों 5 एकम 5। अब 5 एक बार और लिखेंगे और ये 5 भी साथियों कट जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर बात करें 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का 8 16, 8 3 24, तो 24 की गुणा साथियों किससे करा लीजिए, 5 पंजे 25 से करा लीजिए। तो अगर बात करें साथियों 4 पंजे 20 आपका हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 आपका 12 हो गया, 24 दूना 48 हो जाएंगे, यानी कि 0 10 और आपका ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 600 जो निकलेगा वो 20 का 40 का 25 का 30 का लासा निकलेगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकलेगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ मैं कहूंगा कि आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। देखिए अगर ये सवाल आपके सामने आ जाता है, यानी कि आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 घंटे का 1 मिनट 72 सेकंड कितना प्रतिशत होगा। अब देखिए अगर बात करें साथियों 1 मिनट 72 सेकंड
ये भी हम लोग कह सकते हैं 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड यानी कि कुल मिला के 72 सेकंड की बात चल रही है। यानी कि 72 सेकंड को प्रतिशत में बदलना है, किस पर? 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट यानी कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो साथियों मैं कहूंगा 60 सेकंड होते हैं। तो अब ऊपर भी सेकंड आ गया और 1 घंटे में जितने सेकंड होते हैं 60 गुणा 60 3600 सेकंड होते हैं, वो भी आ गया। इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करा लीजिए। इन दो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ऊपर बचेगा आपका 72 और नीचे बचेगा आपका 6 गुणा 6। 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी कि 2% जो है ना, यानी कि 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितने प्रतिशत होगा? 2% होगा। 2% ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को साथियों देखिए और मुझे बताइए कि आपका यहां पर सही जवाब किस ऑप्शन के साथ जाएगा, क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर साथियों कहा गया है कि एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। ठीक है ना, 40% की हानि पर बेचता है। ठीक है, मैं कह सकता हूं साथियों, ठीक है, यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ हो जाता है। तो जल शोधक का क्रय मूल्य क्या होगा? मैं कह सकता हूं साथियों, जल शोधक का क्रय मूल्य साथियों x होगा। ठीक है ना, अब हानि कितने प्रतिशत की हो रही है? 40% की हानि हो रही है, यानी कि उसको 60% में बेचा जा रहा है। ठीक है, अगर 100 रुपए की कोई 100% में कोई चीज जा रही है, 20% की हानि पर बेचा जाए यानी कि उसको 80% में बेचा जाएगा। तो उसी प्रकार 40% की हानि पर कोई चीज बेची जा रही है यानी कि उसका 60% आ जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य को 125 रुपए की वृद्धि होती है, तो 125 रुपए साथियों यहां पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद क्या कहा जाता है, 125 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है ना, 125 रुपए की वृद्धि की जाती है तो विक्रेता को 10% का लाभ होता है, यानी कि उस मूल्य पर साथियों, इस पैसों पर उसको 10% का लाभ हो जाएगा, यानी कि इसका 110% यहां पर आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जरा कैलकुलेट करा लीजिए साथियों, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। इस जीरो से साथियों ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका कितना हो जाएगा साथियों? 3x बटे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, प्लस आपका 125 हो जाएगा, बराबर आपका कितना हो जाएगा? 11x बटे यहां पर 10 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर अगर साथियों बात करें, अब क्या हो सकता है आगे? अब आगे इसको कैलकुलेट करा लीजिए। कैलकुलेट अगर कराएं तो मान लीजिए साथियों यहां पर अगर कैलकुलेट कराएं, देखिए ठीक है ना, ये साथियों 11x है ना, 11x बटे 10। अब ये साथियों प्लस का ये इसके इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि 3x बटे 5 यहां पर आ गया और बराबर साथियों कितना आ गया? 125 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई? कहिए बिल्कुल समझ में आ गई। उसके बाद अगर बात करें साथियों यहां पर अगला स्टेप अगर बात करें, ठीक है, अगले स्टेप की अगर बात करें, अब देखिए ये 5 की गुणा 11x से होगी, क्या हो जाएगा? 55x हो जाएगा। उसके बाद साथियों 10 की गुणा 3 से होगी, 30x हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा? 10 पंजे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। अब 55x में से 30x जाएंगे साथियों तो कितना आपके पास बचेगा? 25x बचेगा, यानी कि 25x बराबर कितना हो जाएगा? 125। और इस 50 की गुणा 125 से हो जाएगी तो 50 यहां पर आ जाएगा। अब अगर बात करें 25 से कम 25 पंजे 125, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 50 पंजे कितना होता है? 250 होता है। यानी कि हमने क्या माना था कि जल शोधक का क्रय मूल्य कितना है? हमने x माना था और x का मान हमें पता चल गया 250 है, यानी कि जल शोधक का क्रय मूल्य कितना है? 250 है। और 250 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए वाले में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बताइए अब यहां पर आपका साथियों क्या आंसर हो सकता है। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, a अनुपात b बराबर क्या है? 2:3 है। a अनुपात c बराबर क्या है? 10:21 है। तो b अनुपात c बराबर क्या होगा? ठीक है ना, इतनी बात साथियों आपको समझ में आ गई है कि a अनुपात b बराबर कितना है साथियों? 2:3 है। और a अनुपात c क्या है साथियों? 10:21 है। अब एक बात यहां पर सोचने वाली है कि यहां पर a जो है वो 2 दे रखा है, a यहां पर a साथियों 10 दे रखा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? अब एक काम करो साथियों, हम ये रूल्स होता है साथियों, क्या? अब एक काम करो कि इसको बराबर कर लो।
ठीक है ना। यानी कि ये 10 बनाने के लिए इसकी गुणा हमें 5 से करना पड़ेगी, तो मजबूरन हमें इसकी भी गुणा 5 से करना पड़ेगी। यानी कि अब A अनुपात B का कितना अनुपात आ जाएगा, 5 दूना 10 और 3 पंजे 15, और इसका साथियों क्या था, A अनुपात C का 10 अनुपात 21 था। यानी कि अब आपको पता चल गया कि A का अनुपात 10 है, B का अनुपात 15 है और C का अनुपात साथियों 21 है। यानी कि हमें A अनुपात B अनुपात C का अनुपात पता चल गया है, 10 है, B का 15 है और C का 21 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अच्छा आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, जरा देखिए कि B अनुपात C कितना होगा। तो B अनुपात C कितना होगा, 15 अनुपात 21 होगा। इसको कट कर लीजिए 3 से, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। यानी कि 5 अनुपात C जो हो 5 अनुपात 7 जो होगा ये B अनुपात C का अनुपात होगा, और यही आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर कि पाइप A और पाइप B, यानी कि पाइप A की अगर बात करते हैं तो ये 10 घंटे में भरता है किसी चीज को, और पाइप B जो है क्रमशः साथियों 15 घंटे में किसी चीज को भरता है। ठीक है। उसके बाद कहने के दोनों टैंकों को कितने घंटे एक साथ, यानी कि अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितना समय लगेगा, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए ये काम करने के बाद हम अगला स्टेप ये करते हैं कि यहां पर एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो कि 10 के पहाड़े में भी आ जाए, 15 के पहाड़े में भी आ जाए, यानी कि 10 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए। तो एक काम करो साथियों 30 नंबर आ जाएगा। अब कितनी कितनी बार में आता है ये अगला काम करोगे, 10 तियां 30, 15 दुना 30। अब इसका मतलब क्या है, ये मैंने बेवजह निकलवाया नहीं साथियों, इसका मतलब ये है कि A 1 घंटे में 3 काम करता है, B 1 घंटे में 2 काम करता है। तो अगर दोनों मिल जाएंगे तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 काम करेंगे। और ये नंबर पता क्या होता है, ये टोटल काम होता है। तो टोटल काम अगर 30 है, दोनों लोग मिलकर 5 काम कर रहे हैं, तो ये 30 काम 6 घंटे में ही तो निपट जाएगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों 6 घंटे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर आपका क्या होगा। यहां पर कहा जा रहा है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य की अगर बात करते हैं साथियों, इसको हम लोग औसत भी कह सकते हैं। क्या, औसत भी एक तरीके से कह सकते हैं। अब प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो 2 प्लस 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी साथियों, प्लस 7 हो जाएगी। ठीक है ना। 7 के बाद साथियों 11 हो जाएगी और 13 हो जाएगी। अब औसत की अगर बात करें, औसत हम जो निकालते हैं ना, कैसे निकालते हैं, जो 6 अभाज्य संख्या है तो इनको योग कर दोगे, और ये कितनी टोटल संख्या है 6 है ना, तो 6 से इनको भाग दे दोगे, औसत निकल आएगा। बस इतना होता है काम। अब इनको जरा साथियों टोटल कीजिए, आप क्या आता है देखिए जरा। ये आपका 5 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 27 28 हो जाएगा, 28 और 31 41 हो जाएगा, यानी कि 41/6 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, ये साथियों आपका औसत आ जाएगा, जिसको हम लोग माध्य भी कह सकते हैं। और सवाल आपसे माध्य का पूछा गया था, तो 41/6 कहां पर लिखा हुआ है, 41/6 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर कहा जा रहा है कि जो 27 से 18 से 15 से 12 से पूरी तरीके से क्या हो जाती है साथियों, विभाजित हो जाती है। ऐसी बात यहां पर आपसे पूछी जा रही है। देखिए सबसे पहले सवाल अगर ऐसा आता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, 27 का 18 15 और उसके अलावा 12 इनका एलसीएम आप साथियों सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, नहीं कटेगा तो 27 ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पर 9 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 2 छंग आपका 12 आ जाएगा, 2 से कट करे साथियों तो 27 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा। आप साथियों अगर 3 से कट करें 3 नियम 27 आ जाएगा, 3 3 9, 3 5 15 आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 5 ऐसी आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब एक बार 3 और चाहिए होगा और एक बार 5 और चाहिए होगा। देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 12 कम 12 24 36, 36 की गुणा 15 से करा लो। क्या 36 की गुणा साथियों किससे करा लो, 15 से करा लो। 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा, 5 3 15 और 3 18 हो जाएगा, और यहाँ पर 36 आ जाएगा, यानी कि 0 14 का 4 और साथियों ये क्या हो जाएगा 5, यानी कि इन सब का एलसीएम कितना आता है साथियों, 540 आता है। क्या 540 आता है। अब अगला काम पता क्या करोगे, देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कही गई है साथियों, तो वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम 9999 मान लेते। इसको साथियों 540 से जरा क्या करो, भाग करो। तो अगर बात करें साथियों 540 से कम 540 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कितना बचेगा 9, और ये साथियों कितना बच गया, यहाँ पर 5 बच गया, और यहाँ पर
कितना बच गया, एक तरीके से 4 बच गया, इतना बच गया। अब ये 9 ये वाला बचा है ना, तो ये यहां पर लिख लो। अब कितना साथियों, 540 है, ये 4599 है, तो किससे कटेगा साथियों मुझे बताइए। देखिए ये अगर 8 से कटे ना, 8 से, ठीक है, यानी कि 540 गुणा 8 से कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 आपका हो जाएगा। 3 प्लस करना है हमें, 8 पंजे 40 और 3 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों, क्या 540 अट्ठे कितना हो जाएगा साथियों, 4320 यहां पर हो जाएगा। यानी कि अब क्या बचेगा साथियों, 9, क्या बचेगा साथियों 7, क्या बचेगा साथियों 2। यानी कि हम साथियों ये कह सकते हैं कि 540 की अगर साथियों गुणा कराते हैं तो 540 की अगर साथियों, एक काम करिए इसमें से, ठीक है ना, 279 घटा दीजिए, आपको 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी जो 27, 18, 15, 12 से साथियों पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो साथियों इसको हम हटा देते हैं यहां से और हम ये काम कर लेते हैं। देखिए अगर इस टाइप का सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो जो मैंने मेथड आपको बताया यही मेथड आपको अपनाना पड़ेगा। क्या, यही मेथड आपको अपनाना पड़ेगा। चलिए तो अब एक काम करिए साथियों, 9999 में से इतना घटा लीजिए, तो इतना साथियों हम इसमें से घटा लेते, 0 आ जाएगा। ये क्या है, 9 में से 7 जाएगा, 2 जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 97 बचेगा। यानी कि 9720 कहां पर लिखा हुआ है, ये 4 अंकों की इतनी बड़ी संख्या है जो 27, 18, 15, 12 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि 3/2, ठीक है ना, कॉमा 5/12, कॉमा 7/24। अब आपको बताना है साथियों कि इसका लासा क्या होगा। देखिए आपसे पूछा जाता है सवाल, ऐसे करके संख्याएं होती है 2/3, 5/4, कॉमा 4/2, ऐसे करके अगर इनका पूछा जाए कि लासा क्या होगा, तो ये जो ऊपर वाली संख्याएं आपको दिख रही ना 2, 5, 7, इनका आप लासा निकालिए और नीचे वालों का मासा निकालिए, ठीक है ना। तो इनका साथियों हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। मेरा ऐसा मानना है कि 2 से मतलब सब अलग अलग हैं, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 7 पंजे 35, 35 दूना क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। यानी कि इनका लासा जो निकलेगा वो साथियों 70 निकलेगा। तो 70 ऊपर कहां पर लिखा हुआ है, 70 ऊपर यहां पर लिखा हुआ है, और नीचे अगर अब मासा, इसका मासा ज्ञात करना पड़ेगा। यानी कि 3, 12, 24 का हमें साथियों मासा ज्ञात करना पड़ेगा। जरा ज्ञात कीजिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 8 24। अब अगर बात करें, अब देखिए ये, अब हमें देखिए मासा में हम क्या करते हैं कि अगर एक ही नंबर से साथियों सब संख्याएं कट रही हैं तो तब तक वहां तक हम काटते रहते हैं। लेकिन जब हमने देखा कि ये तो 2 से कट जाएंगे लेकिन ये 2 से नहीं कटेगी, तो हम वहीं पर रुक जाते हैं और वही संख्या हमारी मासा होती है। यानी कि साथियों लासा क्या आया था, तो 70, और मासा क्या है 3, यानी कि आंसर आपका जाएगा 70/3। यानी कि अगर मासा यहां पर दे रखा होता तो हम ऊपर वाली संख्याओं का मासा ज्ञात करते, नीचे वाली संख्याओं का लासा ज्ञात करते। तो ये होता है, ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। सबसे छोटी संख्या कौन सी है इन ऑप्शन में से जो 4 से 6 से 10 से 15 से पूरी तरीके से विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल बचता है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अगर हम इसकी सबसे नीचे से साथियों शुरुआत करें, मान लीजिए वो संख्या ये है कि जब इसको 4 से विभाजित करोगे तो 3 बचेगा। देखते हैं जरा साथियों 4 से विभाजित करने पर 3 बचता है नहीं, 4 एकम 4, 2 जाएगा, ये हो जाएगा 4 पंजे 20, बिल्कुल साथियों 3 शेषफल बचा। अगर हम बात करते हैं साथियों, ठीक है ना, अगर हम साथियों बात करते हैं क्या 6 की, तो 6 से बिल्कुल अगर कट करेंगे तो 3 शेषफल बचेगा। अगर हम इसकी 10 से भाग करते हैं ना तो तब भी 3 शेषफल बचेगा। 15 से करते हैं, 15 चौक 60, तब भी शेषफल 3 बचेगा। तो आपका यही तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि किस संख्या का 32% 25.6 होगा। मैं कह सकता हूं एक संख्या का आ गया यानी कि गुणा आ गया, 32% का आ गया यानी कि 32/100 कितना है, 25.6 है। तो अगर बात करें x बराबर क्या आ जाएगा साथियों, 25.6 गुणा ये 100 की गुणा यहाँ पर हो जाएगी और ये साथियों भाग में आ जाएगा यहाँ पर 32। तो इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ा लेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके सामने क्या आ गया है साथियों, आपके सामने ये हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसको साथियों क्या, इसको साथियों बस आपको क्या करना है, बस आपको साथियों इसको कट करना है। चलिए तो अब अगर बात करें साथियों कितना करें, अगर 8 का 8 16, 8 3 24 हो जाएगा, 1 जाएगा 16 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 का 8 16, 8 3 24, 8 चौको 32, बिल्कुल 4 कम 4, 4 अट्ठे 32, यानी कि 80 आपका साथियों यहाँ पर आ जाएगा। और 80 कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर सी में है। तो जिनका आंसर यहाँ पर सी है मैं कहूंगा बिल्कुल सही है।
अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर। अब इस सवाल को देखिए साथियों और बताइए सही जवाब यहाँ पर आपका क्या होगा। साथियों देखिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि इस वीडियो में जो आपको कंटेंट दिया जाएगा वो बहुत ज्यादा दिया जाएगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीके जीएस हो। तो 3 सब्जेक्ट तो निपट चुके हैं, बस अब मैथ के भी साथियों कुछ चुनिंदा क्वेश्चन बचे हैं, उनको देख लीजिए और क्लास को साथियों फिर हम लोग समाप्त कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आपको क्लास में बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत साथियों आपकी तैयारी मजबूत हुई होगी। अब देखिए 1755 में किताबों का एक सेट बेचा जाता है और विक्रेता को 22% की हानि हो जाती है, यानी कि एक किताबों का सेट 1755 रुपए में बेचा जाता है लेकिन 22% की हानि होती है। तो कह रहे कि अगर 6% का लाभ हमें प्राप्त करना हो तो उसको कितने रुपए में बेचा जाएगा, ठीक है ना। देखिए 22% में बेचा जा रहा है, यानी कि 78% में उसको बेचा जा रहा है। मैं कह सकता हूं बिल्कुल, यानी कि जब 78% में उसको बेचा जाता है, भाई 100 - 22 कितना होता है, 78 ही तो होता है। तो साथियों 78% में जब उसको बेचा जाता है तो उसको 1755 रुपए में बेचा जाता है। अब अगर 1% की वैल्यू निकाले, यहां पर 1 आ जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा, 1755/78 आ जाएगा। हमें क्या करना है, अगर हम इसकी 100 से गुणा करा लेंगे तो हमें क्रय मूल्य मालूम पड़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 6% के लाभ के साथ अगर बेचा जाए, कहा जा रहा है, तो साथियों जाहिर सी बात है 106% में बेचना होगा, यानी कि साथियों 106% में बेचना है तो इसकी गुणा हमें 106 से कराना होगी। बस इसको कैलकुलेट कर दो, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। चलिए यहां पर साथियों अगर बात करें, इसको जरा कट कीजिए साथियों, कैसे ये कट होगा आपका, 2 पंजे 2 तियां आ गया आपका ये, ठीक है ना। 2 तियां 6 आपका हो जाएगा, 2 नीम 18 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगर साथियों बात करें इसको कैसे 13 से कट होगा, क्या देखिए जरा, 13 कम 13 और ये आपका कितना बचेगा, 14 15 16 17 यानी कि 4, ठीक है ना। ये अगर मान लीजिए 4 बच गया, 13 कम 26 13 39, हाँ हो जाएगा साथियों, 13 कम 13 26, 13 तियां 39 हो जाएगा आपका, 13 कम 13 हो जाएगा और ये आपका कितना बचेगा, एक तरीके से 4 बचेगा 45 हो गया, 13 का 26 13 39, 13 तियां आपका 39 हो जाएगा, 6 बचेगा 65 हो जाएगा, 13 पंजे 65 हो जाएगा। यानी कि अब आपके सामने 135 गुणा 53/3 आ चुका है, ठीक है ना। 3 कम 3 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएंगे। यानी कि अब आपको सिर्फ 45 और 53 की गुणा कराना है आपस में, बस आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। तो इसकी गुणा साथियों हम लोग यहां पर करा लेते हैं, जगह थोड़ी सी कम है। 45 की गुणा किससे साथियों, 53 यानी कि 53 से करानी है हमको। 5 तियां आपका 15 हो जाएगा, 4 तियां आपका 12 हो जाएगा और 1 13 आ जाएगा यहाँ पर। 5 पंजे 25 आपका हो जाएगा, 5 चौक 20 और 2 आपका 22 हो जाएगा। यानी कि 5 आ गया, 8 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, यानी कि 2385 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में साथियों 2385 लिखा हुआ है और यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, एक नया कॉन्सेप्ट साथियों आप लोग यहां पर देखिए और देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 7:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो कह रहे हैं मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा। देखिए हम साथियों कह सकते हैं, क्या यहां पर कहा गया है रेत और बजरी का अनुपात दिया गया है, क्या रेत और बजरी का अनुपात साथियों कितना दिया गया है, 7:8 दिया गया है। उसके बाद यहां पर क्या कहा जा रहा है कि बजरी और सीमेंट का अनुपात कितना है, क्या कहा गया है साथियों, बजरी और सीमेंट का अनुपात क्या दे रखा है, बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 दे रखा है, 6:7 दे रखा है। अब देखिए यहां पर अगर बात करें ना हम लोग, तो बजरी यहां पर 8 दे रखी है, बजरी यहां पर 6 रखी है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसको एक संख्या बना लो, यानी कि इसकी गुणा साथियों किससे कराओ कि ये दोनों नंबर साथियों एक तरीके से एक हो जाए, ठीक है ना। देखो अगर 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, यानी कि अगर 6 की गुणा 8 से कराएंगे तो यहाँ पर साथियों 48 हो जाएगी बजरी, और इसकी गुणा 8 × 40 8 चंग अगर 6 से कराएंगे तो ये भी 48 हो जाएगी। यानी कि अब बजरी 48 है, इधर भी बजरी 48 है। अब इसकी गुणा 8 से कराई थी तो इसकी भी गुणा 8 से कराओ, ये कितना हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। यानी कि अब बजरी अगर 48 है तो सीमेंट 56 है। यहाँ पर 6 से इसकी गुणा कराई थी तो इसकी भी 6 से गुणा कराओ, 6 चंग 36, 6 सत्ते 42। यानी कि अब अगर बात करते हैं साथियों, अब रेत 42 है तो बजरी 48 है, बजरी 48 है तो सीमेंट 56 है। तो कहा जा रहा था कि रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा। हमें रेत भी पता है और सीमेंट भी पता है, यानी कि दोनों का अनुपात जो है वो 42:56 है, लेकिन 42:56 ऑप्शन में नहीं है। तो इसको कट कर लेते हैं 3 से, 3 कम 3, 3 चौक 12
और 3 एकम 3, ये 3 से नहीं कट पाएगा तो एक काम करो साथियों, क्या 2 से कट कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसको साथियों एक काम करते हैं, इसको 2 से हम लोग यहाँ पर कट कर लेते हैं। 2 से अगर यहाँ पर कट करते हैं तो 2 दूना 4, 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। और कट करिए साथियों, अब उसके बाद साथियों इसको 7 से डायरेक्ट कट करा लीजिए। 7 तियां 21 हो जाएगा, क्या 7 तियां आपका 21 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा। यानी कि रेत और सीमेंट का जो अनुपात आएगा वो 3:4 आएगा। और 3:4 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर अगर बात करें, कहा जा रहा है साथियों 112वें नंबर का ये सवाल है। कहा जा रहा है कि पी और क्यू एक काम को मिलकर 6 दिन में करते हैं। तो पी और क्यू एक काम को मिलकर 6 दिन में करते हैं और क्यू अकेला इसी काम को 10 दिन में करता है। तो कहने के पी अकेला अगर इस काम को करेगा तो कितने दिन में कर पाएगा? एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो दोनों से कट जाए। 6 धाम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा और 10 छंग 60 हो जाएगा। यानी कि क्यू की अगर बात करते हैं साथ तो एक दिन में 6 काम करता है और पी क्यू दोनों मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं। तो जब क्यू 6 काम करता है और ये दोनों मिलकर 10 करते हैं तो पी जाहिर सी बात है एक दिन में 4 काम करता होगा। टोटल काम 60 है। क्यू की अगर बात करते, क्या पूछा गया है कि पी कितना? अच्छा, तो पी एक दिन में 4 काम करता है तो टोटल काम 60 है। पी एक दिन में 4 काम करता है तो कितने दिन में ये काम निपट पाएगा? 4 एकम 4 और 2 चला जाएगा, 4 पंजे आपका 20 हो जाए। इनके 15 दिन में काम निपट पाएगा। पी के द्वारा आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, मुझे बताइए। देखिए कि पाइप ए और बी एक टैंक को 16 घंटे में भरते हैं। यानी कि पाइप ए की अगर बात करें 4 घंटे में भरता है, पाइप बी की अगर बात करें 16 घंटे में भरता है। वे दोनों मिलकर टैंक को कितने घंटे में भरेंगे? तो अगर बात करें साथियों 16 कम 16, 16 दूना 32 हो जाएगा। मान लेते हैं साथियों 4 अट्ठे 32 और 16 दूना 32। तो टोटल काम साथियों कितना है? 32 है। और किसका पूछा जा रहा है? अच्छा, वो दोनों मिलकर करेंगे तो मैं कह सकता हूँ साथियों यहाँ पर 10 आ जाएगा। दोनों मिलकर 10 ही काम तो करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों इसको जरा आधा आधा करो, 5 आ गया यहाँ पर 8, हाँ 16/5 कहीं पर लिखा हो, बिल्कुल लिखा हो 16/5 घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यही आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए उसके बाद देखिए लगभग 9% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के बाद 5000 की राशि कितनी हो जाएगी? यानी कि मूलधन दे रखा है, सूत्र वही वाला लगा दीजिए, ए बराबर पी प्लस 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। यानी कि ए आपसे पूछा जा रहा है, पी कितना है साथियों? 5000 है। 1 प्लस आर कितना है? 9% है बटे 100 की पावर कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। यानी कि अगर इसकी बात करते हैं साथियों तो ये 109/100, पावर 2 लगी है ना तो इसको 2 बार लिखोगे साथियों 109/100। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5000 यहाँ पर हो जाएगा। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो। अब 5 एकम 5, 5 दूना साथियों 10 आ जाएगा। अब एक काम करो साथियों, एक तरीके से इन दोनों को क्या करा लो? गुणा करा लो, ठीक है ना? क्या करा लो? गुणा करा लो साथियों। देखिए 109 की गुणा साथियों 109 से जब आप कराएंगे तो 9 निम 81 आ जाएगा, 9 एकम 9 आ जाएगा, 0 क्या 000 आ जाएगा। और उसके बाद साथियों क्या आ जाएगा? 901 आ जाएगा। यानी कि 1 आ गया, 8 आ गया, 9 कम 9 दूना 18 आ गया, ठीक है ना? 1 आ गया, 1 आ गया। यानी कि इसकी साथियों 2 से करा दो भाग, क्योंकि ये वाला 2 बचा था ना। तो क्या आ जाएगा साथियों? एक काम करो यहाँ पर करा लो, 11 8 8 1 की भाग 2 से। 2 पंजे आपका 10 हो गया, या 18 हो गया। 2 नीम आपका 18 हो गया, ठीक है ना? 2 चौका आपका कितना हो गया साथियों? इतना हो गया। और एक तरीके से अगर बात करें या 40 यहाँ पर लगभग आ जाएगी। यानी कि 5940 कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो सकता है। देखिए कहा गया है कि 8, 115वें नंबर का सवाल है। 8 के प्रथम 20 गुणांक, 8 के प्रथम 20 गुणक का मतलब यह है कि पहले 8 है, फिर 16 है, फिर 24 है, फिर 32 है, फिर 40 है, ऐसे करके साथियों 20 गुणक है। तो इनका औसत आपसे पूछा जा रहा है। अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए तो एक सूत्र होता है साथियों, क्या? वो पदों का योग निकालता है। क्या निकालता है साथियों? पदों का योग निकालने वाला एक सूत्र होता है, बराबर क्या है? n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ठीक है ना? n की अगर बात करते क्या है? 20 गुणक है। कितनी संख्याएं? टोटल 20 संख्याएं, तो 20/2 आ जाएगा। a की अगर बात करते, a क्या होता है? पहली संख्या होती जो कि 8 है, 8 है तो 8 आ जाएगा। l की अगर साथियों बात करते हैं कि
अब अंतिम लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा, तो साथियों इन दोनों की गुणा करा लीजिए, पता चल जाएगा 8 दूना 16 यानी कि 160 अंतिम नंबर हो जाएगा। तो साथियों ये आपका 10 आ जाएगा और ये आपका साथियों कितना आ जाएगा, एक तरीके से 168 आ जाएगा, 168 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, यानी कि इसको करेंगे साथियों तो 1680 आपका आ जाएगा। अब अगर बात करिए तो योग निकल गया, औसत निकालना है तो 20 नंबर है ना ये टोटल, तो 20 से इसको क्या करा दो, भाग करा दो, 0 से 0 कैंसिल, 2 8 16, 2 चौक 8 यानी कि 84 आपका साथियों यहाँ पर जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। वही बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए तो ये क्लास साथियों आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, इस वीडियो के बारे में बताइएगा और जिस पीडीएफ का साथियों मैंने जिक्र किया था उस पीडीएफ के बारे में भी आप लोग जरूर बताइए, यानी कि वो पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है साथियों उस पीडीएफ में से आपको तकरीबन 65 से 70% साथियों पेपर देखने को मिलेगा। तो साथियों कुछ चुनिंदा समय बचा है अगर आपके पास, तो उनको पीडीएफ को सरसरी नजर से साथियों एक बार देखकर एग्जाम हॉल में आप प्रवेश कर जाएंगे। मेरा मानना है कि एग्जाम आपका बहुत बढ़िया होगा, ठीक है ना। तो दोनों पीडीएफ मैंने आपको बताया था, एक तो 2018 से लेकर 2024 तक की सभी पेपर हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के सॉल्यूशन के साथ हल सहित, उसके अलावा 10 प्रैक्टिस पेपर, इनको जल्दी जल्दी साथियों देख जाइएगा आप, क्योंकि समय आपके पास कम है। तो ये साथियों दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। कैसे ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में साथियों उसका लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर साथियों 45 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो ये दोनों पीडीएफ आपको भेज दी जाएंगी। उसके अलावा इसके साथ साथ साथियों आपको यूपी जीके की पीडीएफ भी दी जाएगी और उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर की पीडीएफ भी साथियों आपको दी जाएगी, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों लगभग जो पिछले 10 दिन की वीडियोस हैं एग्जाम से पहले जाने से पहले उन 10 दिन के वीडियोस को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे और आइंदा अब जो साथियों वीडियोस आए उनको भी साथियों देखते रहेंगे। मेरा मानना है ये सब काम करने के बाद कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि एग्जाम आपका ना निकले। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है। एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके अपने 2-4 मित्रों के साथ भी इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।